नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की एक खास पेशकश घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। और मुस्कुराइए, क्योंकि हम और आप भी लखनऊ से ये कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन वो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? ये सवाल भी राजनीति के गलियारों में आजकल आम हो गया है। नेता मुस्कुरा रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ दर्द भी छिपा रहे हैं, कुछ डर भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्तिहान है, चुनावी इम्तिहान। राजनीतिक करियर दांव पर लगा होता है। हार का सामना कोई नहीं करना चाहता है। और मेरे साथ इस वक्त इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे, देश में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश, एक वो पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। हम लखनऊ में बैठे हैं। रास्ता कितना पथरीला, कितना नुकीला है, या एक्सप्रेसवे बनता दिख रहा है आपको? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं। और जहां से बात शुरू हुई है कि देश का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से निकलता है। जिन लोगों को 14 में जिताया था जनता ने, 24 में उनको हटाने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता 2024 में तोड़ देगी। योगी आदित्यनाथ आए थे अभी, वो कह रहे हैं 80 की 80 जीतने वाला हूं इस बार में सीटें। मैंने सुना था उनका 80 में 80 बोल रहे थे, जीत के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका मतलब यह है कि 80 इस बार उत्तर प्रदेश से वो हारने जा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 80 हराओ, भाजपा हटाओ, पर बिछड़े सभी बारी बारी का भी कुछ खेल हो रहा है आपके साथ। जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल, स्वामी देव मौर्य, उनकी भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कई दलों का लक्ष्य है अपना दल बनाना। अपने दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बीच में मुझे तय करना है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मैं साथ हूं उनके। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है। इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूं। ये सतरंगी आपने एक गठबंधन बनाया था 2022 में। ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं कहना भूल गया था। आप बहुत ही नादान हैं, मासूम हैं, शरीफ हैं, या राजनीतिक घाघ हैं कि जिन्हें राज्यसभा भी भेजते हैं, मंत्री भी बना देते हैं, सब आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं? अब वो चवन्नी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा कि उस पर भरोसा था मुझे कि समाजवादियों का साथ देंगे लंबे समय तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तोड़ने का काम किया है। आज जो कुछ देने को है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी को सिक्योरिटी मिल रही है, किसी को मंत्री का पद मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, पैकेज के तहत चल रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे से क्यों भाग रही है, जो जनता के मुद्दे उनसे क्यों भाग रही है। चरम सीमा पर महंगाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनकी सरकार में जो अन्याय हो रहा है वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है भारत जैसे देश में जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो लोग ये कहते थे कि हम आय दोगुनी करेंगे, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, स्वामी नाथन जी को भारत रत्न दिया, क्या ये एमएसपी भी नहीं दे सकते? और एमएसपी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये सम्मान है किसानों का।
क्या ये सम्मान भी सरकार नहीं दे सकती उनको? वो दिन रात मेहनत करते हैं, फसल पैदा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बचाते हैं। जो खाने को देता हो, जो पहनने को कपड़ा देता हो, उसको हक और सम्मान नहीं दे सकती सरकार। इससे ज्यादा खराब लोकतंत्र में और कौन सी सरकार होगी? तो इसलिए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर जनता से भाग रही है, जनता के मुद्दों से भाग रही है। इसलिए भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता के मुद्दों से भागती हुई पार्टी का नाम होना चाहिए। इनका पर नाम होना चाहिए, यही आरोप। हाँ बोलिए ना, बात पूरी कीजिए। भारतीय या मुद्दों से भागती हुई पार्टी। पर यही आरोप क्या आप पर नहीं लगेगा? आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप नकल की बात कहना भूल गए। जो नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, फरवरी के महीने में 3 पर्चे लीक हुए, लेकिन आप सड़कों पर उतरते नहीं दिखते हैं। वो अखिलेश यादव 2011-2012 वाला जो साइकिल भी चलाते थे, मोटरसाइकिल पर भी दिखते थे, युवाओं में एक ऊर्जा पैदा करते दिखाई दिए। अब बहुत से लोग कहते हैं अखिलेश दरअसल आराम परस्त हो गए हैं, लेजी हो गए। समाजवादी कभी आंदोलन से पीछे नहीं हटी, हम लोग आंदोलन से कभी पीछे नहीं हटे और आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे आप देख लेना। जो फार्मूला बताया था मैंने, भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है कि आखिरकार नौजवान क्या फैसला लेने जा रहा है। और मैंने फार्मूला कई बार बोला और मैं फिर बोलता हूं, इनकी सरकार में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। अलग अलग परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए, अगर हम टोटल उनका हिसाब किताब लगाएं तो 60 लाख बच्चे हैं। उनके माँ बाप को जोड़ दें, 3 सदस्य हो गए, 3 का हम अगर गुणा कर दें तो 60 लाख इंटू 3 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा से कम हो रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर एक लद्दाख के नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 15, 16, 17 दिन हो गए। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि जमीन बचे हमारी चीन से। एक रिजंगला का एक मेमोरियल था, वो मेमोरियल तोड़ दिया गया। जो लोग भर्ती होते थे भारत की फौज में, वो आज भारत की फौज में नहीं भर्ती हो सकते, या वो स्वीकार नहीं कर रहे अग्निवीर जैसी व्यवस्था। तो क्या ये देश सुरक्षा देगा? जहां नौजवान वर्दी पहनना चाहता था, सम्मान की नौकरी करना चाहता है, ये सरकार उनकी भी नौकरी छीन रही। तो 1 करोड़ 80 लाख और ये अग्निवीर से सरकार कैसे बचेगी? इसीलिए हर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आ रही है। ये जनता के मुद्दों का सामना नहीं कर सकती। सड़क पे गड्ढे हैं, सड़कों पे गड्ढों के लिए बजट, कोई कल्पना कर सकता है कि 7 साल में 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया हो गड्ढा मुक्ति में, आज भी सड़कों पे गड्ढे हैं। और एक योगी आदित्यनाथ ने तो यहां पर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, ताल ठोक कर गए हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट हो गया है। देखिए, ये रेवेन्यू सरप्लस शब्द अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसके बैकग्राउंड में नहीं जानते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने बोल दिया, आपने हमने सुन लिया। लोगों को लगता होगा रेवेन्यू सरप्लस कोई बड़ी चीज है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है बड़ी चीज, तो ये बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ, इसमें इलाज क्यों गरीब का नहीं हो पा रहा? ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में 100 मीटर की दूरी है, और उससे भी करीब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, जो पिछले 5 साल से नहीं बन पाई। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो गरीब अस्पताल से वापस क्यों आ रहा? गरीब को दवाई क्यों नहीं मिल रही, इलाज क्यों नहीं मिल रहा, स्ट्रेचर क्यों नहीं मिल रहा, व्हील चेयर क्यों नहीं मिल रही? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सारी कंपनियां कतारें लगाकर खड़ी हुई हैं निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में। पहले कभी ये सूरत हाल था ही नहीं। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, ये जो प्लान टाउनशिप हमें दिखाई दे रही है, एक मॉडर्न अर्बन प्लानिंग की एक टाउनशिप दिखाई दे रही है, ये किसी ने बनाई है? तो नेताजी और समाजवादियों ने बना करके दी है। उसकी वजह से आपको एक ये इन्वेस्टमेंट की जगह मिल रही है। अगर ये सेंट्रम होटल जो बना है, नेताजी ने उस समय अगर प्लान न किया होता तो क्या ये सेंट्रम होटल बन गया होता यहां पर? या हाउसिंग के जो प्लॉट्स कटे हुए यहां पर आसपास देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पर लोग रहने लगे हैं। मेदांता का हॉस्पिटल आ गया,
ये चकगजरिया जो बगल से आपका इन्वेस्टमेंट का एक हब बना था, जहां पर स्टेडियम है, जहां इंटरनेशनल मैच होते हैं, ये सरकार बताए कि 7 साल में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम क्यों नहीं बना पाए जिसमें इंटरनेशनल मैच हो जाए। अगर कहीं और नहीं बनाते, गोरखपुर में बना देते। गोरखपुर में ना बनाते तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बना देते। प्लासियो मॉल जो बना है वो सरकार का मॉल था। पहला एक एग्जाम्पल दिया समाजवादी सरकार ने कि हां, सरकार भी एक वर्ल्ड क्लास मॉल बना सकती है। हम लोगों ने मॉल बनाया, समाजवादियों ने। इनकी सरकार आई, 2000 करोड़ की चीज को 400 करोड़ में बेच दिया। ये है इनका डेवलपमेंट। और ये जितना आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है इस अंसल टाउनशिप में, हाईटेक सिटी में, ये तभी पॉसिबल हुआ है जब समाजवादी सरकार में इतना प्लान्ड सिटी बना है। और केवल ये अर्बन एरिया के लिए नहीं, जहां ये खत्म होता है अंसल, वहीं पर 5 लाख लीटर किसान के लिए अमूल का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा है। उसी के बगल में 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो, वो पराग का प्लांट लगा है। 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट लगा है। अगर मुख्यमंत्री जी आए थे तो ये बताएं, जो रेवेन्यू सरप्लस की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार में इस जगह बैठे हुए 1 किलोमीटर के आसपास कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सा नया डेवलपमेंट किया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 56 लाख लोगों को पक्के मकान बनवा कर दिए, 3.25 करोड़ लोगों के लिए शौचालय उन्होंने बनवा कर दिए, और उससे बड़ी ताल उन्होंने ठोकी कि दंगा मुक्त समाज दिया है मैंने। और जो पीडीए कर रहे हैं, अखिलेश आपका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई पीडीए नहीं है, ये तो परिवार दंगा एसोसिएशन है, परिवार दंगा करवाता है उसका ये संगठन है। सरकार हमेशा गरीबों को घर देती है। पहले इंदिरा आवास मिला करते थे, समाजवादी सरकार थी, इंदिरा आवास के साथ साथ लोहिया आवास देने का काम शुरू हुआ। इनकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास देने का काम शुरू हुआ। हमें और आपको केवल वो गांव ढूंढना चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिया था। और भूल जाइए सांसदों का, जो सबसे प्रधान सांसद हैं, उन्होंने जो गांव गोद लिया था, उस गांव की स्थिति क्या है? क्या वहां शौचालय में पानी आ रहा है? क्या गरीबों के पर्याप्त घर बन गए? क्या बिजली का बिल उनका फ्री है? क्या जो जन सुविधाएं होती हैं वो मिल रही हैं? अगर जो देश के सबसे प्रधान सांसद हैं, उनका गांव, गोद लिया गांव अगर नहीं सुधरा है, तो उत्तर प्रदेश का गांव कोई सुधरा नहीं होगा। इनकी सरकार में, दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार ने गांव के लिए वो विकास नहीं किया जो विकास का ये दावा ठोकते हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये आपकी नाकामी है। और देखिए, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, मेरे कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है। क्या मीडिया से भी आपको शिकायत है कि मीडिया मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दादारी भी करती है, और विपक्ष अगर मुद्दा उठाए उसे पुरजोर तरीके से दिखाया नहीं जाता? अभी हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या सफाई देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या यह चंदा है? चंदा तो विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि वो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी को डरा नहीं सकते, किसी के काम नहीं आ सकते हैं। तो अगर विपक्ष को कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, कॉर्पोरेट हाउसेस ने अगर सहयोग किया है, मदद किया, तो एक बार को चंदा माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की लिस्ट आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, 5 में से 3 टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, 30 में से 14 हैं। आपकी पार्टी समेत 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डिटेल सामने आ गई हैं। कांग्रेस गुरेज कर गई थी, तृणमूल कांग्रेस भी गुरेज कर गई थी। यहां बात थोड़ी सी उलझन भरी हो जाती है क्या? ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के पैमाने, वही तो मैंने कहा कि जो लाभ पहुंचा सकते हैं सरकार में रह करके, वो चंदा नहीं बोला जा सकता है। और जिस तरह बीजेपी को मिला है, वो चंदा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी किसी की आड़ में छिप नहीं सकती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये बीजेपी का बैंड बज गया है। ये इससे छिपना चाहते हैं, इसीलिए ध्यान हटा करके दूसरों पे कार्रवाई कर रहे हैं।
क्या कल्पना कर आप सकते हैं? कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि 5 कौन- बजे अपलोड हुआ, इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा, और 7 बजे अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी पहुंच जाती है। मैं उससे पहले जाता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसी ही सूचना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीए लागू कर दिया, जब उसका कोई असर नहीं दिखा उन्हें। 4.5 साल बाद कानून तो बन गया था। सोचिए, उसका ध्यान हटाने के लिए सवाल उससे भी ज्यादा है कि जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं हो रही है? बधाइयों पे तो बहस हो रही है या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है। आप एबीपी न्यूज नहीं देखते हैं लगता है, सीधा सवाल नहीं देखते हैं, यही बहस हो रही है लगातार। मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूं और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है एवीपी चैनल ना बन जाए। एवीपी का क्या मतलब हुआ? एबीवीपी चैनल ना अच्छा, बन जाए। एबीवीपी ना बन जाए। हम ए- आपको रखे ABP आगे वाले बने, हैं, क्योंकि हम जो और जनता, चैनल हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, जो और हम चैनल जनता हैं, के मुद्दे, उनके सरोकारों का पीछा नहीं छोड़ते। जो और चैनल हैं जिस तरीके से बहस और मुद्दों पे होती है उन मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं। और जब से क्रेडिबिलिटी चैनलों की खत्म हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया। इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं। अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा? अगर डरी होता तो राजनीति क्यों करते हम लोग? और डरी होता, और डर से ये बात समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमों का? क्या जो चाहे उसको मुकदमा लगा दिया, झूठे मुकदमे लगा दिए, लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर। और उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को फंसाया गया है, और एक नहीं हजारों ऐसे हैं। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी, इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? महिलाएं और बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं है तो यहां पर हैं। जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है, इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया, 7 साल बाद बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिले, इसके आंकड़े कहां हैं? 2 आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी आए, बाद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। वो कारखाने कहां लगे हैं? बताए सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया। पर केंद्र सरकार हो, ये डबल इंजन जो सरकार है, यूपी की सरकार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं, जो बातें आती हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी यादव को समन दिए जा रहे हैं, ममता बनर्जी उनके भतीजे को, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है। वो कह रहे हैं ये सबका नंबर लगाने वाले हैं हम, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है ये इंडिया। अगर भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है तो जिन पे कभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे लगते थे, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ? महाराष्ट्र उठा लीजिए आप, महाराष्ट्र में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की पहले जांच न चल रही हो। जिस समय से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच हुई वो बीजेपी में चले गए, वो जांचें खत्म हो गई, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इसी तरह बंगाल में उदाहरण है, इसी तरह यूपी में उदाहरण है। और जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। कभी एक्सप्रेस पे जाइए आप, आगरा लखनऊ पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उस पर चल करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, आज भी काम चल रहा है उस पर। अगर भ्रष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल रहा है वहां पर? तो केवल भ्रष्टाचार लेन देन है क्या? मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं लोगों को, वो भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों को पद दे करके खुश करें, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप अगर बीजेपी के साथ हैं
तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, कैटेगरी बदल जाएगी, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? लाभ देना, जरूरत से ज्यादा लाभ देना, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है गड्ढा मुक्ति में। क्या उत्तर प्रदेश के सब गड्ढे बंद हो गए? 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक, 3 पेपर लीक, 4 पेपर लीक, 5 पेपर लीक, 6 पेपर लीक, 7 पेपर लीक, 8, 9 और कई परीक्षाएं कैंसिल। फरवरी क्या ये महीने में ही भ्रष्टाचार नहीं है? तीन पर्चे इनके लीक हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे। क्या एसटीएफ ने नहीं पकड़ा उनको? और फिर सब जांचें एसटीएफ को ही क्यों? जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी? बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया? और पेपर देते समय क्या वसूला नहीं गया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 60 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में डाल दिया, यह बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नौजवान ब्रजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन डिग्रियों का क्या होगा? जला रहा अपने हूं मैं। मां बाप को लिख करके जाता कि मैं जला करके जा रहा हूं, इन डिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। इसी तरह फिरोजाबाद की एक बेटी, जब पेपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मदाह कर लिया, जान दे दी उसने। यह भ्रष्टाचार नहीं है? आरक्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धरना देते रहे, इतने सालों से सरकार उनका भ्रष्टाचार कर करके आरक्षण खा रही है। मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 एसडीएम बन जाते थे। मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? आज तक मुख्यमंत्री जी जारी नहीं कर पाए। वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है। नैरेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले? बीजेपी पे खजाना है, खजाना लुटा रहे हैं वो, नैरेटिव कैसे क्रिएट होगा? आप खजाना भर भर कर करके पैकेज दे देंगे। खजाने की बात आई, हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे बीच में। जयंत चौधरी से मैंने इंटरव्यू किया और मैंने कहा 7 सीटें जहां मिल रही थी आपको, मैंने कहा आप तो चवन्नी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उछाल दिया आपकी चवन्नी को। तो मैंने कहा 7 सीटें दे रहे थे अखिलेश, 2 पर क्यों मान गए? वो कहे 7 सूत कुछ नहीं मिल रही थी, 6 मिल रही थी और 6 में भी उम्मीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे। ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्याशी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलायंस हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलों से भी कि आपके पास समीकरण क्या है और आपका प्रत्याशी कौन है। उसमें बातचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्वीकार किया। केवल एक सवाल मुजफ्फरनगर का था। मैंने उनसे कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में आप अपने किसी परिवार को लड़ाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। पर आपकी पसंद हरेंद्र मलिक थे। और उन्होंने, जब मेरी पसंद हरेंद्र मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे। वो खुद हरेंद्र मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बातचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिनती में 7 छोटा है, 2 बड़ा है। दुख हुआ जयंत ऐसे छोड़कर चले गए, राज्यसभा भी दी आपने। सवाल ये नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोकसभा नहीं हमने धोखा खाया, 2 लोकसभा खोई हमने। जिस समय उनके विधायक आए थे और राज्यसभा मांग की थी उन्होंने, उस समय उनसे मैंने कहा था कि हमारा साथ देना। उन सभी विधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए। चंद्रशेखर को भी आपने नगीना से उम्मीदवार नहीं बनाया? क्योंकि अब हमारा जो अनुभव रहा है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादियों ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाभ लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए। इसलिए बहुत सावधान है हर चीज से, हर स्वामी फैसले प्रसाद से। मौर्य को महासचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। नहीं, मैंने रास्ता नहीं दिखाया। कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उन्हें। पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई। नहीं, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्याशी है उस पर विचार किया जा सकता है। एक सीट पर आप
3 सीटें मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं, ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं। मायावती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दरवाजे खुले हैं? अब चुनाव की तारीख आ गई है, अब क्या बहस करें गठबंधन पे। होली का त्यौहार ना होता तो नॉमिनेशंस हो गए होते, अब तो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो अब बहुत देर हो चुकी है। ये आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िए, जो ईगो क्लैशेस हैं उसकी वजह से इंडिया मुकम्मल गठबंधन नहीं बन पाया, या जो आप कह रहे थे ईडी, सीबीआई, आईटी, इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है? इंडिया गठबंधन बन चुका है, दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी। आप पीडीए का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित तो है, ए फॉर क्या है? ये आधी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंख्यक भी। नहीं, इस पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हो जाते हैं, आधी आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी हैं, और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि एक पीडीए के अम्ब्रेला के तहत सबको जोड़ा जाए। सबका साथ सबका विकास क्या है? कम से कम वो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का असर नहीं है। जो काम करना चाहिए नारे के तहत वो नहीं हो रहा। सबका साथ तो है, लेकिन गैर बराबरी नहीं खत्म होती सबके साथ में। ये पीडीए जो है वो गैर बराबरी खत्म करने का नारा है। आपने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, वो कांग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36% वोट बैंक पर सिमट गई थी। कांग्रेस कमजोर कड़ी है, या मन में कहीं डर था कि अल्पसंख्यक की भी बात कर लें, अगले ए की बात कर लें, मुसलमानों में सेंधमारी ना कर जाए, या उनका रुझान कांग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए? कांग्रेस पार्टी क्योंकि नेशनल लेवल पर पार्टी है, और बहुत सारे मतदाता इस बात पर विचार करते हैं कि नेशनल पार्टी कौन है, इसलिए नेशनल मुद्दों को लेकर के, और कई बार रीजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों, काम अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल इमेज नहीं बना पाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसले लिए वो एग्जेम्पलरी काम रहे देश के लिए भी, और हमारी कोशिश रही कि वोटों में बिखराव न हो, इसलिए एक गठबंधन बड़ा बनना चाहिए, और उस बड़े गठबंधन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है। अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, उससे और ट्रैक्शन बनेगा? मैं कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। आपकी निजी राय तो होगी। जो भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, हमारा पूरा कैडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार लोकसभा लड़ा, फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विधानसभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा। ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए, और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए। तो लड़ेंगे अखिलेश यादव? चुनाव लड़ने चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आजम खान से आप जाकर मिले, 1.5-2 घंटे आपकी मुलाकात हुई, एआईएमआईएम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी, वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव वहां गए। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं। अगर किसी लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोगों को क्या तकलीफ है? आदरणीय आजम खान साहब वहां से कई बार रहे हैं, लोकसभा के सांसद, उन्होंने जिताया है, कई बार विधायक रहे हैं, उनका क्षेत्र है, तो क्या लोकतंत्र में हम उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी। क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है। तो मतलब मैं ये मानकर चलूं आप चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव, मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे, और चुनाव तो चुनाव आते लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ेंगे? लड़ना चाहिए, मैंने इसीलिए पहले कहा। तो चुनाव लड़ रहे आते ही इसलिए कि हैं। ऊर्जा और उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में तभी आएगी कि अखिलेश भैया आ गए मैदान में। मैं कई बार लोकसभा लड़ चुका हूं, और लोकसभा चुनाव 2000 में लड़े थे पहली दफा, लेकिन उसके बाद सदन में गया मैं। हाँ। 19 में मैं लड़ा। हाँ।
क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से मुझे परिस्थितियों में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव। तो चुनाव लड़ा जाएगा। एक और जो आरोप बीजेपी लगातार आप पर लगाती है वो परिवारवाद का, और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूं कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरण पीडीए वाला खेल अपने उम्मीदवारों के चयन में तो किया है, लेकिन जहां तक यादव उम्मीदवार हैं, सारे यादव उम्मीदवार मुलायम सिंह परिवार के ही क्यों? ये अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने देखा, मैं कई चैनल देख रहा हूं, हो सकता है मैंने आपका ना देखा हो, लेकिन वो चैनल जिसको अब इस बात एक पर तो नाम मैं से शिकायत बुलाया दर्ज जाता है, कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। मैं अब देखना शुरू करूंगा। लेकिन शर्त यही है कि ये AVVP चैनल न बन जाए। हो ही नहीं सकता। ये यहां पर मैं खुला ऐलान कर रहा हूं, आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं, मैं खुला ऐलान कर रहा हूं, ABP न्यूज रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, ABVP कतई नहीं होगा। सबको आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि दूसरे लोग सबको आगे नहीं देख सकते। किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया। तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजेपी, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात पीडीए की करते हाँ, हैं। जो बात मैं कहना हाँ। चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। और जहां जीतने वाली सीट पे जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी। और ये जनता के बीच में जाने का है, संघर्ष का है फैसला। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो जीत करके चला गया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, 115 करोड़ रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, नेताओं को रेल में नहीं भेज सकते, हवाई जहाज में नहीं भेज सकते, विज्ञापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते। ये विधवा विलाप जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है। देखिए, वो हार की खीज है या ये हकीकत है? केवल अकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं। आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का। बीजेपी हार चुकी है। अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते। ये हार चुके हैं, इसलिए नैरेटिव बदलने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आखिरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौकरी पाओ। 80 हराओ, संकट बचाओ। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। कितना हराओ 80 में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे। एक के अलावा सब हार जाएंगे। एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता है, एक हो कोई। अच्छा, प्रधानमंत्री बचेंगे सिर्फ? ये मैं नहीं तय करता हूं, एक के अलावा सब हारने वाले हैं। एक के अलावा सब हारने वाले हैं। 4 जून को देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सत्र में घोषणा पत्र के बस इतना ही। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।